हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, सबको पता है सिलेबस आ चुका है, हम सिलेबस का ही एक्चुअली में इंतजार कर रहे थे। तो अब सिलेबस जो आ चुका है हमारा, उसके हिसाब से उसमें साफ साफ आपके यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिटी में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लिखा है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाली सारी की सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एंड आई एम गारंटिंग यू हियर, मैं बहुत बड़ी कोई गारंटी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्लास में रह के आप जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ोगे, समझोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पॉलिटी को सॉल्व करने में। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड साफ लिखा है, पंचायती राज वो हम बाद में देख, वो भी हम करेंगे साथ, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग अपना कैमरा वगैरह ऑफ रखेंगे, कोई किसी का कैमरा ऑन ना हो गलती से भी, सबका कैमरा ऑफ ही रहे। चलिए, सब लोग फटाफट से हेडिंग बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो देखो भाई, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सब समझते जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या कहता है। ये एक बुक है, सामने आपको दिख रही हो, भारत का झंडा आपको दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बुक, जो किस चीज की है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक। जैसे आपने एकेडमी ज्वाइन की, तो आपको एकेडमी में टाइम बता दिया गया, मैंने टाइम बता दिया, अनुरोध सर ने टाइम बता दिया। ठीक है, आप भी दृश्य हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपने हिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है। मैं डायरेक्टली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दूंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, गवर्नर क्या होता है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो हिस्ट्री भी मैं ही कराऊंगी, तो मैं आपको दोनों चीजें साथ में बैलेंस करके कवर अप कराऊंगी, कि ताकि जो फर्स्ट टाइम इन चीजों को पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी समझ में आए। ठीक है, सो वो टॉपिक भी करेंगे, डोंट वरी। तो जिस जैसे आपने ये एकेडमी ज्वाइन की, आपको टाइम मिल गया कि ये टाइम पे ये वाली क्लास है, ये टाइम पे ये वाली, तो आपने प्रिपेयर कर लिया ना अपने आप को। आपने प्रिपेयर कर लिया कि भाई इस टाइम पे ये क्लास है, तो मेंटली आपने सोच लिया कि आज पॉलिटी पढ़ना है, ये चीजें हो सकती हैं, रीजनिंग पढ़नी है तो ये चीजें हो सकती हैं। तो एक एकेडमी चलाने के लिए या कोई स्कूल चलाना है, कुछ भी चलाना है, उसके लिए आपको चाहिए होता है ना रूल्स। आपको रूल्स चाहिए वो चलाने के लिए। सेम इन दैट वे, अगर हमें देश चलाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसमें हम सारी बातें लिख सके, बता सकेंगे किसके पास कितनी पावर्स हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंदी है, पढ़ेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स वगैरह सब बताऊंगी मैं, हम पढ़ेंगे। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का, इतनी भारी बुक, इतनी सारी बातें इस बुक में लिखी हैं, इन सब का एक जगह पे एक समरी दी हुई है। सब जगह पे एक ही समरी प्रोवाइड करना, उसके बारे में सारी चीजें, वो हमारी एक चीज में आती है जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल। आज की क्लास में हम ये टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सही लगेगा आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और प्रियम्बल टॉपिक मैं जितना करा रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैं जो लिखवाऊंगी क्लास में, एक एक चीज आपको लिखनी है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और भी इसमें रेफर करने की। बस जो मैं क्लास में बोलूंगी एक एक चीज लिखनी है आपको। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इज जस्ट दी समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे भाई, सब लोग वेट नहीं करेंगे, लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, प्रियम्बल इज जस्ट द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, कोई बुक खरीदने जाते हो, जब बुक खरीदने गए तो बुक आपने खोल के देखी, पूरी तो पढ़ नहीं सकते शॉप पे खड़े होके, तो क्या देखोगे उस बुक में जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इस बुक में क्या है। मुदासिर करेक्ट, जावेद करेक्ट, शाकिर सुरेंदर एकदम करेक्ट। प्रीफेस देखोगे या इंडेक्स देखोगे, राइट। सब लोग क्या देखेंगे, इंडेक्स। तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या है उस बुक के अंदर। सेम वही चीज है कि अगर आप
इंडेक्स में मतलब प्रियम्बल देख लोगे, प्रियम्बल से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो यही है इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है प्रियम्बल। इट इज अ काइंड ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स इंडियाज सिस्टम। इंडिया के सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। लिखो मेरे साथ था सब लोग, ये है प्रियम्बल, राइट। अब इस प्रियम्बल में क्या क्या और चीजें हैं, ये समरी वगैरह आपने लिख लिया, सब कुछ ये लिख लेना, ठीक है। प्रियम्बल बेसिकली एक सोर्स है, एक चीज लिखी हुई है जहां पे जो चीज इंडिया में हो रही है। ये देखो भाई, सब लोगों ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा अपनी बुक्स में, ये है हमारा प्रियम्बल। सब लोगों ने इसको देखा हुआ है, सब लोग इसको जानते हैं प्रियम्बल को, सब लोगों ने कभी ना कभी इसको देखा ही होगा। ये है प्रियम्बल। इसमें से अब क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम आज पूरा देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। पहले हम प्रियम्बल समझेंगे, सब चीजें फिर साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा है सबसे ऊपर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, बिल्कुल सही। अगला वर्ड क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलते पहली पेज यही मिलेगा आपको, तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फ्रॉम वेयर डज प्रियम्बल डिराइव्स अथॉरिटी। पहला क्वेश्चन, प्रियम्बल को अथॉरिटी कहां से मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन, कहां से मिलती है भाई, पीपल ऑफ इंडिया से। इससे हमें समझ में आ गया कि इंडिया कैसा देश है, इंडिया वो देश है जहां पर सारी की सारी पावर्स लोगों के हाथ में है। पहली चीज यहीं से क्लियर हो गई, दैट प्रियम्बल से ही हमें सारी की सारी पावर्स मिलती हैं, पीपल ऑफ इंडिया से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकंड क्वेश्चन आगे रीड करो, हैविंग solemnly resolved to constitute India। ठीक है, हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं इंडिया को क्या बनाने के लिए। आपके सामने, सबके सामने स्क्रीन पे 5 वर्ड्स हैं, सबको नजर आ रहे हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। भाई ये पांचों वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इनमें खास, मेरे साथ लिखोगे भाई। फर्स्ट वर्ड है, पहला वर्ड है सॉवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया तो लिख लिया। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो क्या इंडिया इंडिपेंडेंट है, यस, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब अपने यहाँ पर सारी पावर लोगों के हाथ में। हम, हमारे यहाँ पे जो भी रूल बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन लॉज, वो इंडिया की सरकार बनाती है, कोई ब्रिटेन की सरकार नहीं बनाती। क्यों, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। देखोगे सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब ही इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे भी सॉवरेन वर्ड है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मेक लॉज फॉर इंडिया, ठीक है। नो अदर country can interfere in our internal matters। ये भी बात सही है ना भाई, हमारी चीजें हैं, हम ही लोग सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है कि ऐसा बाहर की कोई कंट्री आके हमारे लिए रूल्स बनाएगी, नो, वी डू दी फॉल, वी डू एवरीथिंग, इंडिया के लोग ही करते हैं। ये है सॉवरेन। दूसरा वर्ड है भाई आपके सामने, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। सोशलिस्ट का मतलब, इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग यहाँ पर सब तरीके से रहते हैं। मतलब कैसे, हम लोग यहाँ पर को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। को एग्जिस्ट में क्या, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, दोनों चीजें हैं। और वी वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और इंडिया में कौन सा है, इंडियन इक्वेशन बन सकता है,
इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज, इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है भाई? हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। वैसे मैं बताऊंगी डेमोक्रेसी का मीनिंग अभी। तो इंडिया के अंदर सोशलिज्म है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं एंड वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सब लोग एक साथ रहते हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हम हर चीज में एक साथ रहते हैं, है ना, यूनिटी है सब में, और सोसाइटी के भले के लिए काम करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इंडिया का कौन सा ब्रांड है सोशलिज्म का? डेमोक्रेटिक। मतलब हम लोग डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं, डिजीजेस, और वी वांट टू इंप्रूव अपॉर्चुनिटी। ये सारी बातें हमें इस सोशलिस्ट में देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन आता है इंडिया के सोशलिज्म के ऊपर, तो आपको ये बातें याद रखनी है कि सोशलिज्म का ये मीनिंग है। ठीक है ना? ये सब आप लिख सकते हो, नोट कर लो। ठीक है, हो जाए तो मुझे बताओ, फिर हम आगे मैं बताती हूँ इसमें और बातें क्या है, क्या क्या पढ़ना। आज पूरा प्रियम्बल हम तसल्ली से पढ़ के ओवर करेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपको प्रियम्बल का हो जाना चाहिए। आई विल सेंड यू क्वेश्चंस आल्सो ऑन प्रियम्बल, फिर वो हम कल डिस्कस भी करेंगे। डन भाई, यहां तक नोटेड? डन, यस, ओके। आई एम रबिंग दिस। थर्ड वर्ड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दो वर्ड तो आपने लिख लिए, ठीक है, सेक्युलर, सॉरी सोशलिस्ट और सॉवरेन, दो वर्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स धर्म निरपेक्षता। मतलब यहां पर हम लोग हर एक रिलीजियन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, समझना बात को। आप लोग अपना फॉर्म फिल करोगे एसआई का, या आपने अभी तक कोई भी फॉर्म फिल करा है जेकेपीएससी जेकेएसएसबी में, केएस का भरा है, या आपने एआरसीएस का भरा था, कोई भी फॉर्म आपने भरा है या कोई भी फॉर्म भरते हो भारत में, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन पूछता है रिलीजन का, है ना? और फिर आप सिलेक्ट करते हो हिंदुइज्म, मुस्लिज्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, आप ही सिलेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया सेक्युलर है। लिखेंगे, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजियन। ठीक है, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। वी रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एवरी रिलीजन। हमारा कोई एक धर्म नहीं है, समझ रहे हो? ये आपको याद रखना है, अपना कोई एक रिलीजन नहीं है, हमारे हर एक को रिस्पेक्ट की जाती है। ये है सेक्युलरिज्म का मीनिंग। ठीक है, फोर्थ वर्ड है डेमोक्रेटिक। ये सबको पता होगा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कहीं ना कहीं सुनी होगी ये चीजें आपने। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब लोगों के लिए ही काम किया जाएगा। नोट कीजिए यहां तक। यस, नोट करेंगे, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। दैट मीन्स पीपल इज द अथॉरिटी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या किए जाते हैं इंडिया में? इलेक्शंस, वी डू इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, है ना? पता है ना सबको ये चीज। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चूज करते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शंस। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन बन जाता है पीएम या सीएम। इंडिया में बकायदा इलेक्शंस कराए जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। इंडिया में डेमोक्रेसी है, जिसमें हम यहाँ पर
हर जगह पे इलेक्शंस के थ्रू ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. People authority and elections happened here in India. So you have to remember this fact. Right? इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए. फिर है आपका लास्ट फिफ्थ वर्ड. क्या है वो? रिपब्लिक. रिपब्लिक का मीनिंग है, क्या मीनिंग होता है कि यहां पर हेरिडिटरी रूलिंग विल नॉट बी देयर. मैं क्रॉस लगा रही हूं, मतलब इसका आंसर नहीं होगी. ठीक है, हेरिडिटरी रूलिंग विल नॉट बी देयर, मतलब हेरिडिटरी रूलिंग. अब हेरिडिटरी रूलिंग क्या चीज होती है समझ लेते हैं. हेरिडिटरी रूलिंग का मतलब होता है कि जो फादर है तो होगा वही आकर के फिर दोबारा से यहाँ पे राजा बनेगा, मतलब वही नेक्स्ट बनेगा. ऐसा नहीं है ना इंडिया में. इंडिया में तो हम लोग यहाँ पर इलेक्शंस कराते हैं, तो देयर विल बी नो हेरिडिटरी रूलिंग. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है. देयर विल बी नो हेरिडिटरी रूलिंग. मोनार्की नहीं रहेगी. ठीक है, इलेक्शंस कराए जाएंगे और फिर पर्सन्स को चूज किया जाए. ये हैं आपके सामने 5 वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं. इनको आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई एग्जाम में इसी टॉपिक से. ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अपीयर्ड इन प्रियम्बल. मतलब जो ये 5 वर्ड्स हैं आपने इनको जो है वो अरेंज करना है जो वो प्रियम्बल में आते हैं. तो आपके 3 SSSDR की फॉर्म में आपको इनको लर्न करना है. S for sovereign, S for socialist, S for secular, D for democratic, R for republic. क्वेश्चन पता है कैसा आता है इसके ऊपर? क्वेश्चन आता है कि 5 वर्ड्स को जैसे लिखे है ना सीक्वेंस वाइज वो अरेंज करो. तो आपको सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है. ऐसा नहीं सिर्फ मीनिंग समझ लिए हो गया. नो, आपको सीक्वेंस भी याद रखना है. सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम में. मतलब इंडिया के और एग्जाम्स जो होते हैं जो यूपीएससी लेती है वो उन एग्जाम्स में डिफेंस के हो गए, इधर उधर के बहुत से एग्जाम्स हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन प्रियम्बल से आ जाता है. मलिक कह रहे हैं मैम रिपीट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का यहाँ पे मीनिंग होता है कि इलेक्शंस के थ्रू ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे जो हमें हमारे देश को चलाने वाले हैं, हमारी स्टेट को चलाने वाले हैं. उनको चूज करने की जिम्मेदारी हमारी है. इलेक्शंस होंगे और फिर ही हम वहां पे चूज करेंगे. डेमोक्रेसी है इंडिया में. इंडिया में ऐसा नहीं है कि राजा जो है मतलब जो अभी है उनका बेटा ही नेक्स्ट राजा बनेगा. नो, इंडिया में नहीं है ऐसा. इंडिया में तो हम लोग चूज करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं. वोटिंग होती है ना. वोटिंग के बाद सब कुछ डिसाइड किया जाता है. जो पार्टी जीतती है उसके हेड को बनाया जाता है. वो हम पढ़ेंगे सारी चीजें. सोशलिस्ट रिपीट. सोशलिस्ट बहुत सिंपल है. सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सब एक साथ रह रहे हैं, सोसाइटी में सब एक साथ रहते हैं. पब्लिक प्राइवेट सब लोग एक साथ हैं और डेमोक्रेसी के साथ रहते हैं. वी वांट टू एंड पॉवर्टी, वी वांट टू एंड डिजीजेस. तो वो है सोशलिस्ट. मतलब वी हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. देश के लिए काम करना है. समझ रहे हो ना, सोसाइटी के बढ़ावे के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है. वो है ये 5 वर्ड्स. तो ये 5 वर्ड्स का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है. इन 5 वर्ड्स के ऊपर आपके सीक्वेंस लगाने के लिए आते हैं क्वेश्चन और आ भी चुके हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रियम्बल के 5 वर्ड्स सारे क्लियर हो गए यहाँ पर? बताएंगे भाई सब लोग. मलिक रईस, रिपब्लिक मीन्स नो हेरिडिटरी रूलिंग इन इंडिया. हेरिडिटरी मीन्स होता है वंशानुवाद, मतलब राजा उसका बेटा नेक्स्ट राजा फिर उसका बेटा नेक्स्ट वो राजा. ऐसा नहीं होगा. इलेक्शंस होंगे और कोई भी राजा ऐसे नहीं बन सकता. राजा मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर और ये सब की बात कर रही हूँ. हाँ भाई सब रिप्लाई करेंगे मुझे. इज दिस क्लियर और नॉट? 5 वर्ड्स. आई वॉन्ट एवरी वंस रिप्लाई. चाहे मुझे डायरेक्ट मैसेज करो चाहे आप एवरी पे लिखो. अभी आप मुझे सब लोग मैसेज करके बताएंगे इज दिस क्लियर और नॉट दीज 5 वर्ड्स. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट. मैं ये हटा रही हूँ.
आओ भाई इसी स्क्रीन के ऊपर वापस सब लोग देखो, इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन में अब आपको दिख रहे हैं ये 5 वर्ड जो अभी हमने पढ़े, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स हमने अभी पढ़े। तो ये 5 वर्ड्स तो ठीक है, SSSDR याद भी हो जाएंगे अब हमें। आगे क्या लिख रहा है, ये तो हम इंडिया को बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से बन गया इंडिया। फिर आगे लिख रहा है कि इंडिया में हम क्या करना चाहते हैं, हम सबको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस, अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई, क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया जो मतलब प्रियम्बल है वो कितने तरीके का जस्टिस देता है, तो आपके सामने लिखा है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 तरीके का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और नहीं है। चौथा कुछ भी लिखा है ना ऑप्शन के अंदर गलत है, वो क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी ने पूछा था, चौथा ऑप्शन उन्होंने रिलीजियस दिया था, तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि रिलीजियस जस्टिस नहीं लिखा कहीं भी, 3 लिखे तो तीनों ही पढ़ने, एक्स्ट्रा हमें नहीं लिखना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वही पढ़ के आना है, क्योंकि पेपर में वही आता है, समझ रहे हो ना। तो जस्टिस कितना, 3 तरीके का। अब तीनों के मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होते हैं तीनों के मीनिंग। तीनों की मीनिंग में आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, उस वाले स्क्रीन पे लिखेंगे तीनों के मीनिंग। सबसे पहला है सोशल जस्टिस, है ना। सोशल जस्टिस में क्या होता है, दैट वी आर क्रिएटिंग we are creating a society without discrimination। मतलब सोसाइटी में हम ऐसी एक बनाएंगे, हम जस्टिस ऐसा देंगे कि किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन सी चीजों पे होता है आपको पता है, लोगों के कास्ट के ऊपर होता है भाई, SC है, ST है, OBC कास्ट का है, लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर के ऊपर होता है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। रिलीजन के ऊपर होता है, ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इस पे भेदभाव। तो हर एक पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब वो सोसाइटल जस्टिस हो, सोसाइटी लेवल पे, मतलब आप किसी से सोसाइटी के बेस पे आप जस्टिस मतलब इनजस्टिस नहीं करोगे, जस्टिस रखना है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। सेकंड है ऐसा ही इकोनॉमिक जस्टिस। अब वर्ड देख लो, इकोनॉमिक आ रहा है, इकोनॉमिक मतलब पैसों की बात हो रही है, पैसों का मतलब जो पैसों के नाम पे भेदभाव किया जाता है, आप किसी पर्सन को अमीर और गरीब के ऊपर भेदभाव कर रहे हो, आप किसी पर्सन पे ये देख रहे हो भाई उसकी इनकम कितनी है ना, मतलब हर पर्सन को मौका मिलना चाहिए। अब आप लोग फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने का मौका हर एक के पास है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये अमीर है तो ये फॉर्म भरेगा, गरीब है तो फॉर्म नहीं भर सकता, नो, हर कोई भरेंगे फॉर्म। आपसे आपकी इनकम नहीं पूछ रहा फॉर्म भरने में, कि आप पहले बताओ आप कितना कमाते हो या आपकी फैमिली कितना कमाती है, फिर हम फॉर्म भरेंगे, नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिलेगा और मिलता भी है, भारत में कोशिश की जाती है इस चीज की। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, इनकम, वेल्थ, कि उसके पास पूंजी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास, ठीक है, और साथ ही साथ स्टेटस, ठीक है। तो ये वाली बेसिस पे हमें इनकम के मतलब बेसिकली इन चीजों पे हम जो है किसी भी पर्सन से भेदभाव नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन कहता है पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं हम लोग। इसका मीनिंग होता है कि ऑल पीपल, हर पीपल को इंडिया में हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज इन पॉलिटिकल मैटर्स। पॉलिटिकल मैटर्स सबको इक्वली ही जो है प्रोवाइड किया जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि हर एक पर्सन को, मैं हूं, आप हैं, या कोई भी और है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दुनिया में मतलब इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको अगर पॉलिटिकल सुविधाएं लेनी है, ठीक है,
मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया कोई ऑफिस है, सरकार द्वारा बनाया गया कुछ भी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आधार कार्ड बनवाना है, कोई स्कीम का बेनिफिट लेना है, कहीं से कोई सब्सिडी लेनी है, तो मतलब जो पैसा मिलता है, बेनिफिशियरी हो आप किसी चीज को, तो आप लोगे। पॉलिटिकल लेवल पे सबको जस्टिस मिलेगा। ये नहीं कि ये दूसरी कास्ट का है, ये दूसरे रिलीजन का है, या ये फीमेल फीमेल है, सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। सरकार द्वारा सारी बेनिफिट्स का सब लोग फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये फीमेल है तो ये मंदिर नहीं जाएंगी, या ये जो ये इस कास्ट के हैं तो ये मंदिर नहीं जाएंगे। ये चीजें नहीं होंगी, ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस में ये तीन चीजें आती हैं, आपको दिमाग में रखनी है। इन तीन के अलावा कुछ नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको वो पढ़नी भी नहीं है। जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो यहां तक, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी पॉलिटी, और सारा समझ में भी आएगा। डन, गुड, मूविंग ऑन नेक्स्ट। हाँ भाई, अब यहां तक हमने देख लिया इसके अंदर प्रियम्बल में 5 वर्ड्स हमने देख लिए। जस्टिस हमने देख लिया 3 तरीके का है। ठीक है, देन आफ्टर देखो भाई, यहाँ पे खुद ही देखो, जो लिखा है बस वही पढ़ रहे हैं हम तो, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, कहाँ पे बना हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जल्दी बताओ। ये तो बहुत जनरल अवेयरनेस। न्यूयॉर्क, गुजरात। गुजरात में यूनिटी है भाई। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, राइट। इतनी बड़ी कंफ्यूजन तुमने, क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तुम इंडिया में ले आए। म्यूट रखो भाई। ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। तो फ्रीडम का क्या, किस चीज की फ्रीडम दे रहा है हमें? हमें मिल रही है फ्रीडम थॉट की, सोचने विचारने की, कुछ भी सोच सकते हैं ना, सोचते हैं। एक्सप्रेशन, अपने आप को व्यक्त करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, करते हैं ना सब लोग। व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो ना सब लोग, तो वही है, अपने आप को व्यक्त करते हो। तो बस वही चीज है, वो तो मैं एक एग्जाम्पल दिया बस आपको। ठीक है, कि व्हाट्सएप स्टेटस है, मैं ये मतलब ये नहीं कह रही कि सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस, आप किसी भी मीडियम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारी जगह पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी हेट्रेड। वो हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, ये अपने दिमाग में रखो, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। कि वो किसी को डिफेम ना करे, किसी को बदनाम ना करे, और किसी के अगेंस्ट ना हो। अदरवाइज एक्सप्रेस योर सेल्फ। बिल्कुल आजादी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आजादी देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। आगे भी पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल राइट भी है हमारा ये। ठीक है, फिर है बिलीफ, फेथ और वर्शिप। बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हमारी मर्जी है कि हम किसी भी भगवान में माने। हम भगवान में माने, हम अल्लाह में माने, हम जीसस में माने, हम वाहे गुरु में माने, हमारी मर्जी है। हम किसी और ट्रस्ट को मानना चाहते हैं, हम किसी सत्संग जाना चाहते हैं, कुछ भी हमारी चॉइस है। मतलब हमें, हम पे कोई थोपा नहीं गया कि आपने यही करना है। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी माने, आप कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं तो मैं क्रिसमस, अभी क्रिसमस गया था ना 25 दिसंबर को, कि हम क्रिसमस नहीं जी मना, मैम। है ना, मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फेस्टिवल नहीं है, लेकिन हम मना सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज की इजाजत देता है कि आप कुछ भी माने, आप किसी भी चीज को सेलिब्रेट करें, वो हमें पूरी पूरी आजादी है। यही है लिबर्टी। कितनी तरीके की आपको याद रखनी है, कितने तरीके की लिबर्टी मिल रही है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल गारंटीज विच लिबर्टी। ऑप्शन दे देंगे आपको नीचे, आइडेंटिफाई करो अपने आप से कि कौन सी लिबर्टी मिलती है हमें। ये लिबर्टी मिलती है। तो इसलिए ये सामने जो स्क्रीन पे लिखा है ना, आज आपको मैं रटवा दूंगी दिमाग में, बोल बोल के, कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या लिखा है प्रियम्बल में। एक बार और रिवाइज करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा पूरा। तीसरा वर्ड है इक्वालिटी।
इक्वालिटी मतलब समानता, किस चीज की समानता ये भी देख लो, स्टेटस की, जो कि वैसे है नहीं इंडिया में लेकिन मिलती है, चलो ठीक है लिखा है पर प्रैक्टिकली नहीं है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है, सबको मिलती है अपॉर्चुनिटी, है ना, सब लोगों को मिलती है, सब लोग फॉर्म फिलअप करो, सब लोग कॉलेज में एडमिशन लो, सबको मिलती है। अपॉर्चुनिटी मतलब सबको फायदा मिलेगा, आपको कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा कि गर्ल्स नहीं भर सकती, या एससी कास्ट या एसटी कास्ट नहीं भर सकते, या रिच और पुअर नहीं भर सकते, कुछ नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल तरीके से मिलती है। मतलब हर एक को मिलेगी अपॉर्चुनिटी, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। फिर आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी वर्ड का मीनिंग देखो सब लोग मेरे साथ, इसका मीनिंग होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। मतलब हम लोग इंडिया में कैसे हैं, हम लोग सब एकजुट है ना, कभी कोई देश पे बात होगी तो सब लोग तैयार है कि मतलब इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं सुनना, तो ब्रदरहुड की भावना रखनी है। और किसके लिए? यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, देश की एकता, देश की सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना। तो ये है हमारे प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस, ये हमें बताता है कि इंडिया किस तरीके का राष्ट्र है, किस तरीके का देश है। अब आपको देख के काफी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इंडिया ऐसा है, नेचर इंडिया का ऐसा है, इंडिया की गवर्नमेंट इस तरीके से काम करती है, इन पॉइंट्स पे काम करती है। तो आपको याद रखना है इन चीजों को सबको, कि प्रियम्बल में एक एक शब्द आपको याद रखने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे। आगे ये मैं अभी समझाऊंगी, अभी आपको ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, नवंबर, ये सब अभी मैं समझाऊंगी आप। ये सब लाइंस वी द पीपल ऑफ इंडिया से नेशन तक, बताओ भाई किसी को कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं सबका? यहाँ अभी और भी चीजें पढ़नी, डोंट वरी, अभी और भी है, यहाँ तक वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ या नहीं? एवरीवन रिप्लाई यस और नो। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो इसीलिए थोड़ा, अगर मैम आप ओवरव्यू दे दी इस सब बिल्कुल, आई विल टॉपिक गिव यू का। ओवरव्यू, डोंट वरी, आई विल गिव यू। ओके, थैंक यू। क्लियर, ओके। सो अब इसमें एक पॉइंट्स और देखेंगे जिनसे और क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम जो रहता है इसमें आगे देखेंगे। ये है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पूरा प्रियम्बल जो है वो हमने लिया कहाँ से, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी बातें हमने कहाँ से क्या चीजें ली हैं। अब इसको समझेंगे मेरे साथ कि इसमें क्या क्या चीजें हमने कहाँ से ली हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो पूरा प्रियम्बल का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट, ये हमने यूएसए से लिया है, मतलब अमेरिका से लिया है। पहला क्वेश्चन कि भाई हमने कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है, पहली क्वेश्चन जो से बनता है। फिर इसके बाद क्या पूछा जाता है, आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, जस्टिस वर्ड पढ़ा ना अभी, जस्टिस मैं आपको दिखा देती हूँ, जिनको याद नहीं है यहाँ देख लेंगे। ये लिखा था जस्टिस, 3 तरीके का। ये तीनों चीजें हमने कहाँ से ली हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से। समझना, रशिया सबको पता है, सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड की। ये रशिया जो है, वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, वहां पे ये वर्ड्स पॉपुलर हुए थे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमें अच्छे लगे, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू जी को अच्छे लगे, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल कर लिया। तो क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड द टाइटल जस्टिस इन द प्रियम्बल? आंसर इज रशियन रिवॉल्यूशन। ऐसे ही जो तीनों वर्ड्स अभी आपने और पढ़े, लिखो इसको साथ साथ, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, अभी तीनों वर्ड्स पढ़े हैं हमने। ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी 1789 से 99, जिसके बाद वहां पे कौन आ गए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुना होगा आपने इस पर्सन का, बड़े फेमस है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये आ गए थे वहां पर। तो जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी, तब ये वर्ड वहां पॉपुलर हुए थे,
तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रख लिया। समझे ना बात? ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। चौथा एक ये समझाती हूँ मैं अभी, नेक्स्ट मीटिंग जो दोबारा स्टार्ट होगी उसमें समझाऊंगी। अभी लिखो एक टॉपिक और, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया। नोट्स बनाते रहो साथ साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साथ साथ नोट्स बनाते रहो। आज श्योर शॉर्ट प्रियम्बल को खत्म कर दो पूरा पढ़ के, कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे प्रियम्बल से। लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया। सो हमने लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल तक देखा। अब देखो ये लास्ट वाला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझानी है ये चीज, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड है इसका पहले का। हुआ क्या था, इस टॉपिक को, प्रियम्बल को, स्टार्टिंग से प्रियम्बल के नाम से नहीं जाना जाता। इसको जाना जाता था पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के नाम से। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसका पुराना नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ठीक है, क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। कौन लेके आए? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं डेट लिखवा देती हूं आपको, लिखेंगे मेरे साथ डेट, 13 दिसंबर 1946। इस डेट को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें इसको लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में आके, क्योंकि अभी हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो हम एक टॉपिक प्रियम्बल खत्म करेंगे। 13 दिसंबर डेट को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम आज के समय में जो है वो चेंज कर दिया गया है, जो क्या है? प्रियम्बल। नो, 13 अप्रैल नहीं है मुदासी, 13 अप्रैल हो ही नहीं सकता, बिकॉज 13 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही 6 दिसंबर को है। तो फिर ठीक है, आप लिख लीजिएगा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे सुनो, ये 1946 की बात है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, बनाया प्रियम्बल, बनाया, 100 चीजें करी, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कब हुआ? कौन सी डेट को प्रिपेयर हुआ? 26 नवंबर 1949। इस डेट को प्रिपेयर हुआ, इसीलिए इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। अभी 1 महीने पहले ही था ये। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ये जनवरी 22 कौन बोल रहा है? जनवरी 22 नहीं है। आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नोट करो जो सामने स्क्रीन पे लिखी है, 26 नवंबर 1949। लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है? इफेक्टिव फ्रॉम, कौन सी डेट को इफेक्टिव होता है? लिखेंगे सब लोग, 26 जनवरी 1950। अगले ही साल 2 महीने बाद, क्योंकि 1949 था, फिर 1950 आ गया, और इस डेट को एप्लीकेबल होता है। तो बना कब था? इस डेट को। इसीलिए प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन्ड है? देखो भाई, यहां पर सब लोग पढ़ लो मेरे साथ। यहां लिखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट मेंशन्ड है, 26 नवंबर 1949। इस दिन प्रिपेयर हुआ था, लिख दिया गया था पूरा, इसलिए ये डेट मेंशन्ड है। समझ रहे हो ना बात? इसलिए ये वाली डेट यहां लिखी है, ये लिख लीजिएगा कि डेट कौन सी है, आपको याद रखनी है डेट कौन सी मेंशन्ड है यहाँ पर। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और डैश करके लिख देंगे, बताओ भाई कौन सी डेट है, खुद से लिखो कौन सी डेट है ना? अब एक चीज और मैं बता दूं, प्रियम्बल को लिखने वाले पर्सन का नाम, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। प्रियम्बल को लिखना मतलब कि पूरी कैलीग्राफी करना। ठीक है, किस पर्सन ने कैलीग्राफी की थी? ठीक है, समझ गया ना? लिखा किसने था? लिखा था भाई, नाम लिखो, प्रेम
बिहारी नारायण रायजादा, ये वो पर्सन है जिन्होंने प्रियम्बल को लिखा था, मतलब लिखी थी। ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग, ये वर्ड्स लिखे थे, ठीक है ना, ये वर्ड्स लिखे थे, लेके नहीं आए थे, लिखा था इन्होंने सिर्फ, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीजें पढ़नी है इसमें? रिपीट मैम। रिपीट में यही है, द कैलीग्राफी ऑफ द प्रियम्बल डन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्पेलिंग। इस पर्सन ने कैलीग्राफी करी थी, लिखा था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज आई थिंक, मतलब ऐसी भी चीजें पूछी जाती हैं। देन इसके बाद ये हो गया। अब यहां पे मेरे बात सुनो, एक चीज और प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल लिखो मेरे साथ, इज अमेंडेबल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडेबल? चेंज करना। क्या हम प्रियम्बल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू चेंजेस इन प्रियम्बल ऑल्सो। क्या हमने कभी किया है? तो यस, हमने ऐसा किया भी है। कब किया है? लिखो मेरे साथ, बरोबरी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, सॉरी 46 नहीं, 76, we added 3 words, 3 शब्दों को ऐड किया था। सुरेंद्र 4 वर्ड नहीं है, 3 वर्ड्स हैं। कौन से 3 वर्ड्स हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन तीनों वर्ड्स को पढ़ा है। तो इन तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में इस ईयर में 1976, मुझे बताओ भाई 1976 में 1976 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी, एग्जैक्टली इंदिरा गांधी। मुदासिर, फ्रैटर्निटी 3rd वर्ड कहां से ला रहे हो यार? तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? मुदासिर, तुम जहां से भी पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो। गलत वर्ड्स को मत पढ़ो, गलत चीजें मत पढ़ो। जो वर्ड्स मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ उन्हीं को पढ़ो, ठीक है? कुछ भी अपनी मर्जी से मत पढ़ो। फ्रैटर्निटी नहीं किया गया, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया है। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं जिनको ऐड किया गया है, ठीक है भाई? ये वाले आप लिख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ मैंने सारी चीजें, इस पीपीटी में मिल जाएगी सारी चीजें तुम्हें वैसे, और लिखते भी रहो साथ साथ, नोट्स बना लो। ये तीनों वर्ड्स। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, विच वर्ड was not originally added या originally present in constitution? बात समझ गए ना? which word was not originally, तो कौन सा वर्ड नहीं था? मुझे ऑप्शन में बताओ भाई, कौन कौन से नहीं थे वर्ड? ये 3 नहीं थे, दिमाग लगा लो, ये 3 नहीं थे, बाकी सारे थे, क्योंकि ये 3 वर्ड्स तो 1976 में ऐड हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन तो 1949 में बना है। तो ओरिजिनली ये 3 वर्ड्स नहीं थे, बाकी सब कुछ था। जो पढ़ा ना अभी सब था, बस ये जो 3 वर्ड्स अभी पढ़े ये नहीं थे। समझ गए बात भाई? तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, ओरिजिनली क्या था क्या नहीं था, कौन से वर्ड्स थे, क्या स्टेटस था, ऐसी चीजें ना पूछी जाती हैं। यूपीएससी भी बहुत सवाल करती है ऐसे, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई? तो ये हो गया, ये लिख लेना। कब हुआ? 42nd नंबर का, 42nd नंबर का एक एक्ट आया
और उसने 3 वर्ड्स ऐड करा दिए। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ अब तक 2021 तक कितने एक्ट आ चुके हैं? जैसे ये 42nd नंबर का था, 1 2 3 4 करते करते 42nd हो गया, तो ये 1976 में था, तो 2021 तक कितने एक्ट आ चुके हैं? 113 तकरीबन। 113 नहीं, 104। 104 एक्ट आ चुके हैं। ऐसे पढ़ेंगे इनको हम, ठीक है? बताऊंगी मैं ये भी, थोड़ा सा क्लास आगे बढ़े हमारी, धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई? मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। ये आपने बोला ना, ये जो 3 वर्ड्स न्यू ऐड हुए हैं, हाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। हाँ जब आपने पहले पढ़ाया था, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो उसमें तो हाँ, ये 2 वर्ड से पहले वाले इंटेग्रिटी नहीं था बस। नहीं नहीं, इंटीग्रिटी तो ये रहा ना लिखा हुआ, यहाँ देखो, ये रहा इंटीग्रिटी, ये रहा, मैं जहां मार्क कर रही हूँ देखो, दिख गया? यस मैम। हाँ, तो ये नहीं थे पहले, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, एक सेकेंड, हाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ओरिजिनली नहीं थे, इनको बाद में तीनों को ऐड किया गया है। राइट? क्लियर हो गया शाकिर? यस मैम। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये आपको याद रखनी है चीजें। अब आगे एक पॉइंट और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो ये वाली लाइन लिखी है मैंने, इसको समझते हैं। लिखो भाई मेरे साथ, ये केसेस के बारे में बता रही हूं, ऐसे केसेस जो प्रियम्बल से रिलेटेड है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबको पता होगा, 3 केसेस रहे हैं। पहला केस है, मेरे साथ लिखेंगे, बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में आता है ये केस। और इस केस में, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लिखो मेरे साथ क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है कि भाई प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक बहुत ही बड़ा केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला के पर्सन थे ये, 1973 में। ये केस में क्या बात आ जाती है भाई, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से मुकर जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात को चेंज कर देता है, और अपनी बात से चेंज करके क्या कहता है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे तो प्रियम्बल पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट सकता है, ठीक है? ये 2 केसेस हो गए। अगला लास्ट एक केस लिखो, LIC ऑफ इंडिया। LIC आपको पता ही है, इंश्योरेंस कंपनी, 1995। इसमें क्या कहा जाता है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो ये 3 केसेस आपको मैंने लिखवाए, ये 3 केसेस आते हैं, और 3 केसेस में ये अलग अलग बातें कही जाती हैं। और इन सब बातों में आज के हिसाब से, अगर मैं आज के हिसाब से 2021 के हिसाब से आपसे पूछूं, तो 2021 के हिसाब से प्रियम्बल पार्ट है। प्रियम्बल, सो 2021 की स्टेटमेंट लिख लो तुम लोग, क्योंकि 1995 के बाद कोई केस नहीं आया, इसमें है प्रियम्बल इज अ पार्ट। तो क्वेश्चन आता है क्या प्रियम्बल पार्ट है, तो है। और किसमें ऐसा कहा था कि नहीं है, तो बेरूबारी केस। मैं समझाऊंगी इन केसेस के बारे में, डोंट वरी, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ अभी मैं। बेरूबारी एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जगह है, उसके ऊपर केस हुआ था कि भाई ये जगह वेस्ट बंगाल में रहेगी या बांग्लादेश में जाएगी।
क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है ना, तो बेरुबारी एक जगह है दोनों के बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, ये वो केस था, हम केस को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर है केशवानंद, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है ये पर्सन अभी, क्योंकि ये केशवानंद भारती एक पर्सन का नाम है, इनकी रिसेंटली कोविड में डेथ हो गई। ठीक है, जिस पर्सन ने ये केस किया था, ये जो केशवानंद भारती हैं, इनकी रिसेंटली कोविड में डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड या फिर मे बी ओल्ड एज। तो आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में भी है ये पर्सन, तो आ सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो केशवानंद भारती याद रखिएगा कि उनके ये आज तक का सबसे बड़ा केस है। मैं आपको बताऊंगी केस के बारे में अपकमिंग क्लास में, पर आज तक के इतिहास का 70 सालों का भारत के सबसे बड़ा केस जो है वो यही है। ठीक है, यस मुदासिर, मैंने अभी तो बताया प्रियम्बल पार्ट है तो वी कैन अमेंड दैट, यस वी कैन अमेंड, आगे चल के भी अमेंड कर सकते हैं। वी हैव अमेंडेड इट वंस इन 1976 हमने इसको अमेंड भी किया है, और हम आगे भी अमेंड इसको कर सकते हैं, राइट। फिर आता है LIC। LIC आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो उसमें एक केस हुआ था, तो उसमें भी ये बात बोली थी। ये केस हमें खैर नहीं पढ़ना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारे एग्जाम के लिए फर्स्ट और सेकंड केस थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। बेरुबारी थोड़ा न्यूज में है, केशवानंद भारती की डेथ हुई है इसलिए वो न्यूज में है, तो वो हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में, सारा कुछ कवर करेंगे। सो ये थे केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। तो क्वेश्चन आता है किस केस में क्या बात की गई, तो भाई आप जो है देख लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है भाई, नोट कर लो, यहां तक डन हो जाए मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो ये वाला हमने पढ़ लिया, सेकंड वाली लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट लाइन तो मेरे हिसाब से इसकी क्लियर हो ही गई होगी, समरी एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑलरेडी हमने देख लिया ये चीज। तो अब हम इसमें और चीज देखते हैं कि प्रियम्बल की फीचर्स और क्या चीजें हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो एक तो ये सब बन गए जो लिख लिया आपने। अब प्रियम्बल इज, लिख लो, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, दैट मीन्स इसको आप बार बार जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसके जो प्रोविजंस हैं, जो प्रियम्बल में बातें लिखी गई हैं, उनको आप बार बार कोर्ट में ले जाके चेंज नहीं कर सकते। और कभी ऐसा हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो सबसे ऊपर दर्जा प्रियम्बल को दिया जाए, क्योंकि प्रियम्बल की बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रियम्बल की वैल्यू इंडिया में सबसे ज्यादा रख दी गई है, इसलिए प्रियम्बल को आप हर बार जाके कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, इट इज नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिस यहाँ पे आ रहा है ना, जस्टिस वर्ड, जस्टिस कौन देगा आपको? कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देगा। तो आप कोर्ट में बार बार इसको नहीं ले जा सकते, बार बार उठा के कोर्ट में ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। तभी 95 के बाद इसको कोर्ट में ले जाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर ऐसी चीजें आती है एग्जाम में। अब इसके बाद और वर्ड्स देखते हैं प्रियम्बल के, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और लिखनी है आपको, सेकंड वाली। दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट कि प्रियम्बल ना तो किसी को अथॉरिटी दे रहा है, लेजिस्लेचर में बताऊंगी अभी क्या होती है। प्रियम्बल ना तो किसी को अथॉरिटी दे रहा है, ना किसी से अथॉरिटी छीन रहा है। प्रियम्बल सिर्फ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये एक फीचर है, इसलिए आपको याद रखना है कि ना तो प्रियम्बल किसी को अथॉरिटी दे रहा है, ना ही प्रियम्बल किसी से अथॉरिटी ले रहा है। प्रियम्बल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको चेंज हम कर सकते हैं लेकिन कोर्ट तक बार बार नहीं ले जा सकते। इन शॉर्ट ये है प्रियम्बल की समरी। ठीक है,
ये है एक्स्ट्रा फीचर्स। कभी एक्स्ट्रा फीचर्स पूछे जा सकते हैं तो याद रखना प्रियम्बल अमेंडेबल है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी याद रखना है, और नॉन जस्टिशिएबल है, ये भी याद रखना है। और एक जो लाइन ये लिखी है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, इसलिए हमें लर्न भी करनी है कि हाँ ऐसा भी है। मीनिंग इसका यही है कि किसी को पावर नहीं देता, किसी से पावर छीनता नहीं है, मतलब अपना आराम से काम कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है उससे, सीधी सी बात, इसमें ये मीनिंग है इसका। ये है पूरा प्रियम्बल जिसको अभी हमने स्टडी किया है, सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब इसमें कुछ बातें और आपको पढ़नी है एक्स्ट्रा। प्रियम्बल को लेके एक पर्सन थे डी सर अर्नेस्ट बेकर। इन्होंने बोला था प्रियम्बल इज अ कीनोट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही एक पर्सन है N.A. पालकीवाला। कौन है ये N.A. पालकीवाला? तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा ना केशवानंद भारती, मैंने बताया जिनकी डेथ हो गई थी कोविड में, तो वो पर्सन जो है केशवानंद भारती, उनके लॉयर जो केस लड़ रहे थे, लॉयर उनके, और ये N.A. पालकीवाला बहुत फेमस लॉयर है, मतलब इन्होंने बहुत केसेस अच्छे से लड़े हैं। जो लॉयर, अगर आप में से कोई लॉ कर रहा है या उसको आइडिया है, उसको पता होगा कितनी नाम है इनका, ठीक है, लॉ की दुनिया में इनका कितना नाम है, बहुत ज्ञाता है ये लॉ के, N.A. पालकीवाला। सो ये पर्सन ने क्या बोला था प्रियम्बल को, क्योंकि ये केस जीत भी गए थे केशवानंद भारती वाला, तो इन्होंने बोला था प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आई कार्ड है, समझ गए ना, आई कार्ड स्कूल्स में मिलता था ना, हर जगह पे आई कार्ड आपकी पहचान है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान क्या है? प्रियम्बल। ऐसे ही एक पर्सन है K.M. मुंशी। उन्होंने बोला प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आते हैं एग्जाम में कि बताओ किसने क्या बात बोली है, किसने क्या लाइन किसके लिए बोली, ये लाइन किसने बोली, किस टॉपिक के लिए बोली, मतलब इस टाइप की चीजें पूछ ली जाती है। इसलिए मैं ये टॉपिक भी आपको पूरा लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको ऐसी छोटी मोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। ऐसी लास्ट एक पर्सन है डी बासु। इन्होंने क्या बोला था प्रियम्बल को लेके? प्रियम्बल कंटेन्स फिलॉसफी और थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है पूरा प्रियम्बल। इससे बाहर जितना मैंने आपको बता दिया है आज की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में जितना हमने आज किया, 1-1.5 घंटे 1.25 घंटे की क्लास में, इससे बाहर आपसे प्रियम्बल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने मेरी एक एक बात को समझा है और पॉजिटिवली समझा है तो आपसे इधर से उधर कुछ भी सवाल नहीं छूटेगा प्रियम्बल में। यहां तक लिख लो। किसी को डाउट है चैट बॉक्स में मुझसे पूछो कि ये समझ नहीं आया या वो रह गया है, ठीक है। रिपीट डी बासु ने बोला है प्रियम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी और थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुदासिर पूछ रहे इज इट सफिशिएंट मैम? मुदासिर इससे बाहर है ही नहीं तो कहां से पढ़ोगे? यही है प्रियम्बल, ना मैं बना सकती हूँ ना ही कोई और IAS इंस्टीट्यूट बना सकता है ही नहीं तो हम कहाँ से ले आएंगे? सफिशिएंट का क्या मतलब है? यही है ही नहीं कुछ और, कहाँ जाओगे? और है ही नहीं सिलेबस में, या हाँ फुल है, बिल्कुल फुल, टोटली फुल कंटेंट। इससे बाहर मैंने तुम्हें प्रियम्बल में जितना भी पढ़ा दिया, तुम सिविल सर्विसेज का पेपर उठा लो, IAS का पेपर, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तुम, मेरे सामने बैठ के सॉल्व से हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इतना ही है। प्रियम्बल सामने रख के पढ़ लो, खत्म बात। मैम डी बासु है ना, इसने बुक भी लिखी ना शायद इंडियन पॉलिटी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बुक भी लिखी है, उसमें उन्होंने लाइन लिखी है जो हमें पढ़ी जाती है, ठीक है। हाँ जो पूछ रहे थर्ड पॉइंट
के.एम. मुंशी ने कहा है प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप टू कॉन्स्टिट्यूशन। इम्तियाज, इसका मीनिंग है प्रियम्बल जो है हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का। हॉरोस्कोप पता है ना, कुंडली, भाग्य कुंडली जिसे हम कहते हैं, तो वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ रहे हो भाई? ये आपको, मैम एक क्वेश्चन, हाँ मैम एक बोलो, कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ बोलो। एम आई ऑडिबल मैम? यस बिल्कुल। मैम जैसे आपने ये वर्ड बोला अभी, नॉट जस्टिस, जस्टिसेबल। जैसे, हाँ मैम, अगर हम पीछे देखें थोड़ा सा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज दिया गया था, लॉट ऑफ थिंग्स कुछ हो नहीं रही है प्रेजेंट सिनेरियो में। अगर देखिए मैम, जैसे हमने सोशलिस्ट का पढ़ा मैम, वी आर क्रिएटिंग ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जैसे ऑन द बेस ऑफ इनजस्ट हो रहा है क्या, जैसे कास्ट, जेंडर या रिलीजन। हाँ इवन अनफॉर्चुनेट ये भी था कि 1995 के बाद केस भी नहीं गया कोई सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मैम अपने पास्ट में देखा होगा, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड विद दलित्स ऑन द बेस ऑफ, वो तो कास्ट बेस पे था ना मैम। हाँ, तो वो हम इजीली तो ले जा सकते ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में उसमें ले जा सकते हैं, ये, लेकिन वो केस रहेगा नहीं रहेगा, क्या चीजें उसमें रहेंगी, वो डिपेंड करता है। वो तो सही बात है मैम, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेशन तो हो रही थी ना क्लियर ग्राउंड पे मैम। हाँ, अगर इनडिस्क्रिमिनेशन है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हो। सुनवाई होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन आप जा सकते हो और बात कर सकते हो जाके। ठीक है, अपना केस ले जा सकते हो, वो तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमें सरकार देती है, केसेस ले जाने की, बात करने की, वो सब मिलती है हमें चीजें। पर वो केस चलेगा, सुना जाएगा, उस पर रिपोर्ट होगी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एग्जाम के पर्पस से कि ऐसा है। अब क्या होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी हम पॉलिटी में ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ेंगे जो आपको पता है कि नहीं होती है ऐसी। आप कहोगे यार ये चीजें तो होती नहीं है भारत के अंदर, लेकिन है, पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है। तो हम प्रैक्टिकली बिल्कुल होंगे हम, लेकिन जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैं भी चेंज नहीं कर सकती और आप भी नहीं कर सकते, यही है ना? हाँ मैम, वो तो सही बात है मैम। आई एम हाँ सॉरी फॉर दैट। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको मैम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया भी था, इन प्रेजेंट सिनेरियो वो चीजें हो नहीं रही आती मैम। हाँ, वो तो आई बिल्कुल अग्री विद यू, बिल्कुल आई अग्री। वो ऐसा बहुत जगह होगा कि आपको लगेगा यार ये चीज तो हो नहीं रही है और हम पढ़ते हैं कि होनी चाहिए और होती है इंडिया में। ये है, प्रैक्टिकली और लिखी हुई चीजों में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क तो होता ही है, वही है बस इसमें। ठीक है, तो आपको थैंक यू प्रियम्बल मैम, याद थैंक रखना है, यस, प्रियम्बल याद रखना। अभी मैं आपको सब लोगों को जो है एक डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर रही हूँ, उसको मैं डॉक्यूमेंट में भी शेयर करूंगी और पीडीएफ में भी शेयर करूंगी। वो फाइल में आपको सारे प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो अब तक हर एग्जाम में आए हुए हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी। ठीक है, हिलाल मलिक, मैं बताती हूँ आपका डाउट अभी, वेट वेट। तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ प्रियम्बल की क्वेश्चन है जो आज आपने पढ़ा है। सो उसको अटेम्प्ट करना, कोई समस्या नहीं आएगी। जिसमें समस्या है स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो कि ये वाला क्वेश्चन डाउट में आ रहा है। ठीक है, वैसे हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे उसको। तो कल की क्लास से आने से पहले सबको क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। वो 30-35 क्वेश्चन हैं जो अब तक एग्जाम्स में आए हैं, कोई तमिलनाडु के एग्जाम में, कोई केरला के एग्जाम में, कोई यूपीएससी में, कोई डिफेंस एग्जाम में। मतलब प्रियम्बल के क्वेश्चन से सारे, हर जगह से मैंने इकट्ठा करके प्रियम्बल का डॉक्यूमेंट बनाया है। तो आपको सबको वो प्रियम्बल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो जो अब तक प्रियम्बल में चीजें आ चुकी है, ताकि आपका रिविजन हो जाए। जो आज आपने पढ़ा है आपको समझ में आ जाए कि जो हमने पढ़ा उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कईयों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कई में आपको फैक्चुअल आंसर मिल जाएंगे। समझ रहे हो भाई सब लोग यहाँ तक? मैम। यस, ओके। अब जिसका जो डाउट है वो मैं बता देती हूँ। पहली चीज तो जो एक पूछ रहे हैं, वो वाला जो पॉइंट था बेरुबारी। देखो हिलाल, बेरुबारी जो केस है, बेरुबारी केस में सीधा एक केस था जिसके अंदर ये बात की गई थी कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये केस जो था, इसमें वेस्ट बंगाल और इंडिया के बॉर्डर पे जगह पड़ती है बेरुबारी, उसके ऊपर केस हुआ था जिसमें प्रियम्बल पे भी बात आ गई थी क्योंकि सॉवरेनिटी पे बात आ रही थी। तो उसमें इस केस के ऊपर केस हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ऐसा था इसके अंदर।
बाकी एक जो बार बार पूछ रहे हैं एसआर बोमनाई केस, देखो एसआर बोमनाई केस का इससे कोई कनेक्शन नहीं है प्रियम्बल से, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। एसआर बोमनाई केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो है एसआर बोमनाई केस, वो प्रेसिडेंट रूल पे सवाल करता है, वो प्रियम्बल पे सवाल नहीं करता, इसलिए इसको हमने प्रियम्बल में नहीं पढ़ा। हमने वो पढ़ा जो प्रियम्बल पे चीजें पूछी गई थी। ठीक है, ओके। सो यहां तक क्लियर है। मैं आपको अभी ही फाइल सेंड कर रही हूँ, इसी को आप इसी को मैं चेंज करके, कि जिसके फोन में नहीं खुलता या कोई दिक्कत है उसी को आप चेंज करके पीडीएफ में भी खोल सकते हो, वैसे मैं आपको सेंड कर रही हूँ। और जो आज आपने फाइल देखी है वो वाली, वो भी मैं भेज दूंगी आपको नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, मैम आज ये पहला क्लास है कि इससे पहले कुछ क्लास हुए हैं मैम? ये आज की पहली क्लास है। ओके, मैंने आपको भेजी है फाइल, वो आप फाइल देखोगे, मैंने डॉक्यूमेंट में भेजी है, मैं इसको अभी पीडीएफ में भी भेज रही हूँ। ठीक है भाई। मैम कल से कंटिन्यू मैम यही टाइमिंग रहेगी? हाँ जी, अगर आप इसको 8:30 कर सकते हो तो भी बहुत इजी रहेगा, इफ यू वांट कि इसको 8:30 कर दें तो। कोई बात नहीं मैम। कोई इशू तो नहीं है किसी को 8:30 रख दें तो? नो मैम। 8:30 ठीक है मैम, क्योंकि अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। 8:30 ठीक है। 8:30 ठीक है ना? तो हाँ, तुम लोगों की पहले भी क्लासेस चल रही है ना, तो 8:30 आई थिंक इज फाइन। चलिए, इसको मैं भेज दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करना सब लोग। हाँ, ओपन नहीं हो रही जिनके फोन में, कोई इशू नहीं। आप अपने फोन में ना, जिनके आपको ऐसा दिक्कत होती है ना, आप लोग अपने फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल लो। मैं जिनको दिक्कत होती है उनके लिए कह रही हूँ, आप लोग एक सॉफ्टवेयर का नाम लिख देती हूँ मैं, वो आप सब लोग इंस्टॉल कर लो फोन में, तो भी नोट्स आपके फोन में खुल जाए। और सॉफ्टवेयर का नाम है WPS ऑफिस। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर से आपके फोन में सारी चीजें खुल जाएंगी, बट मैं आपको वैसे भेज दूंगी दूसरी फॉर्म में भी, बट स्टिल आपको ट्राई करो कि ये वाला अपना फोन में रख लो। भेज दिए पीडीएफ में भी, 18 पेजेस है, पीडीएफ फाइल है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और कल इसको हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास में आने से पहले इट्स बेटर सब सॉल्व करें, कोई बहाना मत बनाए कि मैं नहीं कर पाया या ऐसा वैसा करके बैठिएगा सब लोग। ठीक है भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नो आबिद, अभी हिस्ट्री क्लास नहीं है, अभी आप 10 बज गए हैं, सब लोग अपना डिनर वगैरह करिए, टाइम ज्यादा हो गया है, तो करेंगे हिस्ट्री क्लास भी, डोंट वरी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, सिलेबस सारा हो मैम हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ये। हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। ठीक है, डोंट वरी, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, ये वाली कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड कर ली, ताकि जिनको मतलब सुनना चाहते हैं एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है भाई, सबको क्लास ओवर करें फिर? थैंक यू मैम। ओके, आबिद रेशी, डोंट वरी, कब से होगा मैं कराऊंगी आपको, आज फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, आज हम प्रियम्बल को ही कंप्लीट करने में लगे थे, आगे से हम और भी आगे स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। बाय मैम। थैंक यू मैम। ओके।